गुड इवनिंग। अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले हम चुंबकत्व चैप्टर से बात करेंगे और चुंबकत्व चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पहला है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहें चाहे चुंबकीय प्रेरण कहें, बात एक ही है। चुंबकीय क्षेत्र कहें या चुंबकीय प्रेरण कहें, बात एक ही है। इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक की हम बात करें तो टेस्ला होता है। एम्पियर मीटर किसका मात्रक है। एम्पियर मीटर किसका मात्रक है। एम्पियर मीटर ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। एम्पियर मीटर ध्रुव सामर्थ्य का एसआई मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक होता है। तो जूल पर टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल पर टेस्ला। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है जूल पर टेस्ला। चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्यामितीय लंबाई की कितनी होती है। चुंबक की प्रभावी लंबाई ज्यामितीय लंबाई की कितनी होती है। याद होगा आप लोगों को हम बताए थे कि चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई, ये आपका होता है 5/6। 5/6। तो 5/6 यदि हम रखते हैं तो गुना में 100 कर दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 500/6। 8 6 48, 20 36 18, अप्रॉक्स 82-83%, यानी हम कह सकते हैं कि 36 18 यानी 84%। इसका आंसर जो है 84 नहीं 82 ऐसे 82, ऑप्शन गड़बड़ थोड़ा सा दिया हुआ है। 82 और 84 दोनों दिया हुआ है। तो हमारे इसमें तो 83 आ रहा है, तो 82 भी हो सकता है 84 भी। बुक में क्या दे रहा है, तो बुक में 84 दे रहा हुआ, तो यहाँ पर 84%। ये भी अभी तक हम आपको बताए हैं 0.85। हम आपको जो बताए थे 0.85 होता है, तो 0.85 यानी 85%। तो 85 भी ऑप्शन में नहीं है। 5 और 6 सॉल्व कर रहे हैं तो 83 दे रहा है, 83 भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है 84% इसका आंसर हो जाएगा। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होता है। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है। तो फाई बराबर होता है, फाई बराबर बी इंटू डी ए कॉस थीटा। बी का होता है फोर्स बाटा में एम इंटू डी ए कॉस थीटा। तो इसका हो जाएगा एम एल टी इन्वर्स टू, इसका हो जाएगा ए एल, इसका हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू 1। एल से एल कट गया, एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स टू ए इन्वर्स। एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स टू ए इन्वर्स। एम एल स्क्वायर टी इन्वर्स टू ए इन्वर्स। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है। किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो बहादुर सिंगल आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। एक अकेला आवेश सॉरी एक अकेला ध्रुव संभव नहीं है। एक अकेला ध्रुव संभव नहीं होता है। आप जानते होंगे एक अकेला ध्रुव कभी भी संभव नहीं होता है। एक सिंगल ध्रुव की कल्पना कभी नहीं की जा सकती। जब भी होगा ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं, सिंगल ध्रुव की कभी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि एक क्षण चुंबक को चुंबकीय एवोमीटर में इस प्रकार रखा जाए
कि उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी की उत्तर की ओर हो तो उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। तो बहादुर ऐसे भी हम बता चुके हैं कि किसी भी चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। किसी भी चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती है। यदि किसी चुंबक को चुंबक के लंबाई के लंबवत 2 भागों में काटा जाए, यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भागों में काटा जाए, लंबाई के लंबवत 2 भागों में काटेंगे तो कौन सा राशि अपरिवर्तित रहता है। लंबाई के लंबवत यदि 2 भागों में काटेंगे तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहता है। तो बहादुर ध्रुव सामर्थ्य, किसी भी चुंबक को यदि हम लंबाई के लंबवत 2 भागों में काटेंगे तो ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित होता है। किसी भी चुंबक को लंबाई के लंबवत यदि 2 भागों में काटें तो ध्रुव सामर्थ्य अपरिवर्तित होता है। अगला है एम आघूर्ण के चुंबक को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। ये कल के वीडियो में बताए थे 2 MB ये हम आपको बताए थे। जो ऐसा करते हैं, जो प्रश्न कल का वीडियो में बताए थे वो हम आप ही लोगों से पूछेंगे, बताइएगा। एक प्रश्न है, जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर लगने वाला टॉर्क महत्तम कब होता है। लगने वाला बल आघूर्ण महत्तम कब होता है। उसके बाद अगला प्रश्न, निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण क्षेत्र और चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक के कारण जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय आघूर्ण के क्या होता है। बहादुर निरक्षीय स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत होता है। चुंबकीय आघूर्ण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की ओर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है साउथ से नॉर्थ की ओर, और लंबवत समद्विभाजक पर निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है नॉर्थ से साउथ की ओर। आवेश वाला में याद होगा, फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है, जबकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात पूछ रहा है, कल बताए थे। अगला भी प्रश्न है वो भी बताया हम कल के आपको क्लास में। इसके बाद एक छड़ चुंबक के लंबवत समद्विभाजक रेखा पर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। किसी छड़ चुंबक के लंबवत समद्विभाजक पर, लंबवत समद्विभाजक का मतलब निरक्षीय स्थिति में, लंबवत समद्विभाजक का मतलब निरक्षीय स्थिति में, लंबवत समद्विभाजक का मतलब निरक्षीय स्थिति में, और निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत होता है, समानांतर हो जाएगा। लंबवत समद्विभाजक के यानी निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। तो यहाँ पर विपरीत नहीं दिया है ऑप्शन में, समानांतर। तो समानांतर का भी मतलब विपरीत ही होता है, समानांतर का मतलब भी विपरीत ही होता है। समानांतर कहें तो या विपरीत समानांतर कहें, बात एक ही है। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। विद्युत आवेश की गति, विद्युत आवेश के कारण ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है, याद होगा आपको। विद्युत आवेश की गति के कारण ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश में आवेश के गुणों का अध्ययन करें, स्थिर स्थिति में आवेश के गुणों का अध्ययन करें तो वैद्युत स्थैतिकी है, लेकिन गतिमान अवस्था में यदि गुणों का अध्ययन करें तो हमारा चुंबकत्व है। स्थिर अवस्था में यदि हम गुणों का अध्ययन करें तो वैद्युत स्थैतिकी है। स्थिर अवस्था में यदि हम गुणों का अध्ययन करें तो वैद्युत स्थैतिकी है, लेकिन गतिमान अवस्था में गुणों का अध्ययन करें तो चुंबकत्व है। यानी चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है, तो विद्युत आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल, ये कल के प्रश्न में दिया हुआ है। अगला भी प्रश्न आपको मिल जाएगा कल के सेट में। एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक चुंबकीय सुई असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर क्या लगेगा। तो बहादुर समान चुंबकीय क्षेत्र में हो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो केवल बल आघूर्ण लगेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो केवल बल आघूर्ण लगेगा, लेकिन असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो बल और बल आघूर्ण दोनों लगेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो केवल बल आघूर्ण लगेगा, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो केवल बल आघूर्ण लगेगा,
लेकिन असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो बल और बल आघूर्ण दोनों लगेगा। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो केवल बल आघूर्ण, और असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो बल और बल आघूर्ण दोनों। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो केवल बल आघूर्ण, और असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में हो तो बल और बल आघूर्ण दोनों लगेगा। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक इलेक्ट्रॉन समरूप चाल भी से घूम रहा है, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? सूत्र हम पढ़ाए हैं, m बराबर 1/2 E इंटू भी इंटू आर। 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 चुंबकीय फ्लक्स बटा विद्युतीय फ्लक्स की विमा क्या होती है? कल के प्रश्न में हम आपको दिए हुए हैं, कल के सेट में जो है ये प्रश्न दिए थे। चुंबकीय फ्लक्स और विद्युतीय फ्लक्स के अनुपात की विमा क्या होती है? चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर होती है ये भी आपको, और संतुलन की स्थिति से लंबवत लाने में किया गया कार्य कितना होता है ये आपको प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको सेट का फ़ोटो खींच के भेज देंगे, प्रश्न का ऑब्जेक्टिव का फ़ोटो खींच के भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चाहते हैं कि आप लोग से कुछ प्रश्न पूछें और जिनको बताना होगा बताइएगा। किसी आविष्ट चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पेज नंबर 178 है। किसी आविष्ट चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहादुर, आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। आवेशित चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। अगला प्रश्न है, द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति। बहादुर, हम आपको पढ़ाए हैं, याद होगा कि जब किसी भी बुलबुले को आवेशित करेंगे तो उसका आकार बढ़ता है। आवेशित करेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा मतलब सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। आकार बढ़ेगा मतलब सिकुड़ेगा नहीं, अब सिकुड़ना उसका कम होगा, सिकुड़ना घटेगा। जब भी किसी बुलबुले को बूंद को आवेशित करेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, धारिता बढ़ेगा, लेकिन जो उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति है वो घटेगा, क्योंकि आकार जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसकी सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो घटेगी। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलाम है, उसके केंद्र पर विभव कितना होगा? त्रिज्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, गोले के केंद्र पर विभव पूछ रहा है। गोले के केंद्र पर विभव पूछ रहा है। त्रिज्या दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है। त्रिज्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, केंद्र पर विभव पूछ रहा है। तो बहादुर, सतह पर जो विभव होगा वही विभव केंद्र पर होगा, क्योंकि आपको पढ़ाए हैं हम कि किसी भी गोलीय चालक के अंदर सतह पर विभव के मान के बराबर होती है। किसी भी गोलीय चालक के अंदर किसी बिंदु पर विभव सतह पर के विभव के बराबर होती है। किसी भी गोलीय चालक के सतह पर विभव अंदर के किसी भी बिंदु पर विभव के मान के बराबर होती है। तो v बराबर 1/4πε0 Q/r। अगला प्रश्न बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव v का दूरी के साथ विचरण होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, दिमाग दौड़ाइएगा। प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन दिया हुआ है। दिया हुआ है कि यदि E का मान 0 है, यदि E का मान 0 है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। यदि E का मान 0 है तो कह रहा है कि बताइए विभव दूरी के साथ किस प्रकार बदलेगा। यदि E का मान 0 है तो विभव दूरी के साथ किस प्रकार बदलेगा। यदि तीव्रता 0 है तो विभव दूरी के साथ किस प्रकार बदलेगा। तो बहादुर, तीव्रता 0 है तो विभव नहीं बदलेगा, क्योंकि dv बटा E बराबर dv बटा dr, E बराबर dv बटा dr। और जब E का मान 0 है तो dv/dr, आप लोग मैथ में अवकलन पढ़े होंगे, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो v बराबर कांस्टेंट।
जब E बराबर 0 है तो V बराबर कांस्टेंट, यानी विभव नहीं बदलेगा। दूरी बदलेगा तो विभव नहीं बदलेगा, दूरी बदलेगा तो विभव नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि E का मान 0 दिया हुआ है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न था। E बराबर 0 है तो विभव नहीं बदलेगा, विभव कांस्टेंट होगा। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर के विभव क्या होगा? यदि किसी भी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर अंदर विभव क्या होगा? तो धनात्मक और समरूप होगा, क्योंकि अंदर विभव हमेशा कांस्टेंट होता है, अंदर विभव हमेशा बराबर रहता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विभव समरूप रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती R होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती R प्रश्न ही मिस्टेक लग रहा है। E समानुपाती R के पावर 0 लिखा हुआ है। R के पावर 0 तो होगा नहीं, R के पावर 1 होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। जो भी है प्रश्न, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन में है हम। इसके बाद यदि हम प्रश्न की बात करते हैं, बाकी इसमें तो ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया, बाकी न्यूमेरिकल है, इसमें इतना ही था। इसमें जो प्रश्न आपको 2 को मिला, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न था। एक जो प्रश्न लिखने का कि द्रव की एक बूंद, बहुत अच्छा प्रश्न था। द्रव की एक बूंद आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है? तो घटती है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न था, यह प्रश्न बहुत बेहतरीन था। और एक E बराबर 0 वाला प्रश्न बहुत अच्छा था। प्रश्न तो इसमें हम आपको 9 को बताए, 8 को बताए, लेकिन 8 में से 2 प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन था, बहुत ही प्रश्न बेहतरीन था। अगला हमारा जो प्रश्न है, ये पेज नंबर 184 में, वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है? तो वायु में गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है। कूलाम पर वोल्ट किसके बराबर होता है? कूलाम पर वोल्ट किसके बराबर होता है? तो कूलाम पर वोल्ट फैराड के बराबर होता है, फैराडे के नहीं, फैराड के बराबर होता है। किसी चालक की धारिता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। धारिता का सीजीएस मात्रक क्या है? धारिता का सीजीएस मात्रक क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। सीजीएस मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक होता है कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट एसआई मात्रक होता है। तो सीजीएस मात्रक हो जाएगा स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम बटा स्टैट वोल्ट। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। स्टैट कूलाम प्रति स्टैट वोल्ट, स्टैट कूलाम प्रति स्टैट वोल्ट, क्योंकि आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलाम होता है और अब विभव का सीजीएस मात्रक स्टैट वोल्ट होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलाम होता है और विभव का सीजीएस मात्रक स्टैट वोल्ट होता है। यह ऐसा प्रश्न है जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है। पूछिएगा यदि आप कि विभव का सीजीएस मात्रक बताइए, विभव का एसआई मात्रक तो सब लोग बता देंगे, लेकिन विभव का सीजीएस मात्रक बहुत कम लोग बताएंगे, गिने चुने लोग बताएंगे। याद रखिएगा, पूछ के ट्राई कर लीजिएगा अपने किसी से कि सीजीएस मात्रक विभव का क्या होता है। एसआई मात्रक वोल्ट सबको याद है, लेकिन सीजीएस मात्रक किसी को ध्यान नहीं रहता है, स्टैट वोल्ट। और आवेश का सीजीएस मात्रक स्टैट कूलाम, तो एसआई मात्रक कूलाम पर वोल्ट, सीजीएस मात्रक स्टैट कूलाम पर स्टैट वोल्ट। अच्छा प्रश्न था। किसी वस्तु की परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होती है। किसी वस्तु की परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होती है। किससे अधिक होती है? तो 1 से अधिक होती है। किसी वस्तु की परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि परावैद्युत नियतांक का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है, और 1 जो होता है किसी वस्तु का नहीं होता है, निर्वात का होता है, वायु का होता है। तो वस्तु का जो होगा परावैद्युत नियतांक 1 से अधिक होगा, तो हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी वस्तु का परावैद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। जब एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच रख दिया जाए, बड़ा अच्छा प्रश्न है,
किसी शीशे की छड़ को हवा संधारित यानी वायु संचक पट्टिका के प्लेटों के बीच रख दिया जाए तो धारिता क्या होगी। जैसे ही प्लेटों के बीच कोई माध्यम आता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, आप जानते होंगे। जैसे ही प्लेटों के बीच कोई माध्यम आता है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, चाहे वो शीशा का है, चाहे रबर का है, चाहे प्लास्टिक का है, चाहे कोई भी माध्यम क्यों ना है, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। जैसे ही प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख देंगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। ये हमेशा होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो इसमें शीशा लिख करके गुमराह कर रहा है, शीशा लिख करके आपको कन्फ्यूज कर रहा है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सी राशि है। तो समानांतर क्रम संयोजन में विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। समानांतर क्रम में विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाए, दोनों को परस्पर जोड़ दिया जाए। दो आवेशित गोला है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। दो आवेशित गोला है और दोनों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान सुनिए। दो आवेशित गोला है और उसको तार से जोड़ दिए, तो तार से जोड़ देंगे तो ऊर्जा नहीं संरक्षित रहेगा, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऊर्जा की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है तो ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन आवेश संरक्षित रहेगा। जब दोनों को जोड़ देंगे तो आवेश, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। थोड़ा सा हम डाउट में आ रहे हैं, 1 मिनट। नहीं ठीक ही है, वही आवेश संरक्षित रहेगा, जैसा कि हम बोल रहे थे। थोड़ा सा मुझे डाउट में आ रहा था कि आवेश भी नष्ट होगा क्या, नहीं, आवेश संरक्षित रहता है। जब दो आवेशित चालक गोलों को हम तार से जोड़ देंगे तो ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, ऊर्जा की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है लेकिन आवेश संरक्षित रहता है। ऊर्जा की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है लेकिन आवेश संरक्षित रहता है। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। कब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, कब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। दो आवेशित वस्तुओं को हम जोड़ देंगे तार से तो धारा कब नहीं बहेगा, तो जब वोल्टेज समान रहेगा। वोल्टेज समान रहेगा तो धारा का प्रवाह है नहीं होगा, याद रखिएगा। विभव समान रहेगा तो धारा का प्रवाह है नहीं होगा, विभव समान रहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आवेश पर। ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आवेश पर। वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। वान डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। इसी कुछ प्रश्न है, आप लोग ट्राई करिएगा, देखिएगा, आप लोग के पास प्रश्न भेज देंगे। जो प्रश्न नहीं बनेगा आप हमसे आकर के पूछ भी सकते हैं क्लास में, ऐसे विशेष कुछ है नहीं। अब यदि कोई प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होगा, प्रश्न हम आप लोगों को भेज देंगे। अप्रॉक्स में मान के चलिए कि लगभग हम लोग 45-50 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, ठीक है ना। और प्रश्न जो है हम भेज देंगे, और यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप लोग सवाल कर लीजिएगा। धन्यवाद।